नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 7। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 2 है, समकालीन विश्व में सुरक्षा। यानी पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर जरूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पार्ट 3 अगला पार्ट भी जाकर नीचे जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शक्ति संतुलन के बारे में हम देखते हैं। हमने देखा पारंपरिक धारणा के बारे में, बाहरी सुरक्षा के बारे में। अब हम देखते हैं दोस्तों शक्ति संतुलन के बारे में। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करिएगा तभी हम आगे का वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, जरूर से जरूर कर दें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं शक्ति संतुलन के बारे में। तो दोस्तों हर देश के अगल बगल एक देश होता है। जैसे भारत के बगल में एक चाइना है और एक है पाकिस्तान। तो हर देश के अगल बगल एक देश होता है और यह आसानी से जाना जा सकता है कि चाइना के पास कितने ताकत है और पाकिस्तान के पास कितने ताकत है। या पाकिस्तान जान सकता है आसानी से कि भारत के पास कितने ताकत है, कितने सैन्य शक्ति है, कितने हथियार है, कितने हाईटेक हथियार है, कितने किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है, हवा से ज़मीन में या ज़मीन से हवा में कर सकती है। ये सारे चीज़ें एक दूसरे को पता होता है, एक दूसरे देश को। पाकिस्तान को भी पता है कि भारत के पास कितना है, चाइना के पास कितना है, चाइना को भी पता है कि भारत के पास कितना ताकत है। तो दोस्तों जो होता है शक्ति संतुलन, वो इसी को लेकर के होता है कि चाइना के पास अगर 2 लाख सैनिक है तो भारत के पास अगर 1 लाख है, तो भारत चाहेगा कि अपना शक्ति को बढ़ाया जाए। किसके मुकाबले? चाइना के मुकाबले, ताकि चाइना जो है वो भविष्य में अगर भारत पर हमला करे तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे, उसका मुंह को काला पीला कर दे। ठीक है, और पाकिस्तान को मुंह को हरा गुलाबी कर दे। तो ये सारा चीज़ जो होती है इसे ही शक्ति संतुलन कहते हैं, यानी कि बराबरी का। ठीक है, अगर चाइना के पास 2 लाख सैनिक है तो भारत के पास अगर 1 लाख सैनिक है, तो भारत चाहेगा कि हमारा 1 लाख जो सैनिक है उसको बढ़ाया जाए, उसे भी 2 लाख के करीब लाया जाए, ताकि भारत चाइना का मुंह तोड़ जवाब दे सके। अगर चाइना के पास उड़न तस्तरी है, ठीक है, एलियन वाला अगर कोई उड़न तस्तरी है या फिर कोई फाइटर जेट है हाईटेक, ठीक है, आइटम बम है, कुछ भी है, तो भारत भी चाहेगा कि वो भी आइटम बम बनाए, वो भी एक उड़न तस्तरी बनाए, वो भी इसके खिलाफ बराबरी चाहेगा और इसके टक्कर में आना चाहेगा, क्योंकि चाइना से भारत को क्या है, खतरा है। चाइना कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। अगर हम अपना हथियार को नहीं बढ़ाएंगे, अपना सैन्य ताकत को नहीं बढ़ाएंगे, तो वो हम पर कब्जा कर सकता है। तो इसलिए शक्ति संतुलन में यही कहा गया है दोस्तों कि शक्ति संतुलन हो, यानी एक तराजू पर दोनों बराबर शक्तियाँ हो, ऐसे कहा गया है। यानी अगर चाइना के पास ज़्यादा शक्ति है तो भारत के पास भी उतना शक्ति होना है, तभी शक्ति संतुलन होगा। संतुलन का मतलब संतुलित। ठीक है, इसे ही शक्ति संतुलन कहा गया। तो दोस्तों शक्ति संतुलन बनाए रखने की कवायद ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार होता है। यानी दोस्तों भारत अगर चाहेगा शक्ति में बढ़ाना, अपना सैन्य शक्ति बढ़ाना, तो उसमें इसे आर्थिक तौर पर भी मजबूत होना पड़ेगा। आर्थिक में यानी पैसे के मामले में भी ताकतवर होना पड़ेगा, तभी तो उतना सारा सैन्य शक्ति को वह रख पाएगा, उतना अपना बढ़ा पाएगा सैन्य शक्ति को। ठीक है, तो ये आर्थिक रूप से मजबूत भी होने चाहिए। दोस्तों दूसरा है गठबंधन बनाना। अगर कोई देश, किसी भी देश को अगर चाइना है, ठीक है, तो वो कई देशों के लिए खतरा बना हुआ है। तो जिस देशों के लिए वह खतरा बना हुआ है, सभी देश मिल करके एक गठबंधन बनाएंगे। ठीक है, एक गठबंधन बनाएंगे और इस गठबंधन में उस चाइना के लिए, उस दूसरे देश के लिए, जो देश से खतरा है उसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, आपस में एक संधि की जाती है और इसमें डिसीजन लिए जाएंगे कि उसके खिलाफ सभी मिलकर शक्तियाँ अपने अपने बढ़ाएंगी। ठीक है, इसे ही गठबंधन बनाना कहते हैं। इसमें दोस्तों केंद्रीय मूल्यों पर, किसी देश के केंद्रीय मूल्य पर यह केंद्रित होता है। यानी अगर कोई देश चाहेगा इसमें से कि हमें चाइना से अच्छे संबंध रखना है, हम इसमें से निकल रहे हैं, हम इस गठबंधन में नहीं है,
ठीक है, या चाइना से हमें अच्छे संबंध रखना है अगर किसी देश को, तो वो राष्ट्रीय हित को बदलने पर भी क्या होता है, गठबंधन भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसे ही गठबंधन बनाना कहा गया। तो दोस्तों सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में यह भी संभव हो सकता है कि कई देश एक न एक रूप में सहयोग एक दूसरे का करें। ठीक है, कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो, यह भी संभव हो सकता है। जैसे दोस्तों निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण क्या है, तो आपका डिफिनेशन यह क्वेश्चन ये शॉर्ट्स क्वेश्चन में आपका पूछे जा सकते हैं। निरस्त्रीकरण बराबर आते भी हैं। तो निरस्त्रीकरण की यह मांग होती है दोस्तों कि सभी देश, उनका ताकत, आकार, प्रभाव कैसा भी हो, कोई भी सभी देशों के लिए यह जरूरी होता है कि वह दुनिया के कुछ खास व विश्व के लिए घातक हथियार से दूर रहे। जैसे दोस्तों परमाणु हथियार हो गया, बायोलॉजिकल हथियार हो गया, ठीक है, और केमिकल हथियार हो गया। ये सब जो बहुत ही खतरनाक हथियार है, इनसे सभी देशों को दूर रहने की हिदायत दी जाती है। ठीक है, कि इनसे सभी देश, कितनों भी ताकतवर देश रहे, कितनों भी बड़ा देश रहे, कितनों भी प्रभाव में शक्तिशाली देश रहे, वो ज़्यादातर संभव हो तो वो इस हथियारों से, इन सब तरीकों के हथियारों से दूर रहे। यही निरस्त्रीकरण की मांग होती है, और आपका डिफिनेशन भी यही है कि निरस्त्रीकरण यहाँ मांग होती है जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों 1972 में जैविक हथियार संधि हुई थी, जिसे बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी BWC शॉर्ट्स में कहेंगे। इसमें 155 से ज़्यादा देशों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। वहीं दोस्तों केमिकल के लिए एक संधि हुई थी, केमिकल वेपन्स के लिए, कि 1992 में रासायनिक हथियार संधि यानी CWC, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, जिसको केमिकल वेपन्स कन्वेंशन कहा जाता है, जिसमें 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों इसमें ये दोनों संधियों का एक ही मकसद था दोस्तों कि इन दोनों संधियों के जरिए BMC और CWC, क्या BMC और CWC जैसे हथियार को बनाना व रखना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, इन दोनों संधियों के जरिए क्या किया गया था, BMC और BWC, ठीक है, BWC और CWC यानी बायोलॉजिकल हथियार और केमिकल हथियार, ये इन तरीकों के हथियार को बनाना ही प्रतिबंधित कर दिया गया था इसके जरिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ जो महाशक्ति थे, तो अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया, क्योंकि ये दोनों परमाणविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहते थे। ठीक है, यानी ये परमाणु बम बनाना नहीं छोड़ना चाहते थे, या रासायनिक या बायोलॉजिकल हथियार बनाना नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अस्त्र नियंत्रण आखिर क्या है, जिनका ये दोनों देशों ने सहारा लिया। तो दोस्तों अस्त्र नियंत्रण के बारे में हम देखते हैं कि अस्त्र नियंत्रण क्या है। तो दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ ने एक नया रूप अख्तियार कर लिया था, एक नया रूप उसने बना लिया था, एक नया दिमाग लगा लिया था कि निरस्त्रीकरण से बचने के लिए। लेकिन दोस्तों अस्त्र नियंत्रण क्या है जिस पर उसने ध्यान दिया, तो दोस्तों अस्त्र नियंत्रण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देशों को अपने हथियार को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदों और कानूनों का पालन करना पड़ता है। इसके जरिए अस्त्रों पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, आपको डिफिनेशन यही लिखना है, अगर एग्जाम में आए तो ये सभी क्वेश्चन शॉर्ट्स में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो अस्त्र नियंत्रण के जरिए दोस्तों इसने एक ऐसी व्यवस्था अख्तियार किया है कि इसमें जो भी हथियार होंगे सभी एक नियम और कानून का पालन करेंगे। ठीक है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देशों को अपने हथियार को विकसित करने के लिए और उनको हासिल करने के लिए कुछ नियम और कानून को मानना पड़ेगा, और इसके जरिए अस्त्र पर नियंत्रण भी रखा जाएगा कि किस देश के पास कितने अस्त्र हैं, किसके पास कितने परमाणु बम है, किसके पास कितने बायोलॉजिकल हथियार है, किसके पास नहीं है। ये सभी चीज़ों को यह क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। ठीक है, इसे ही अस्त्र नियंत्रण का कहा गया है। ठीक है, कहते हैं। तो सन 1972 में दोस्तों एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका तथा सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से क्या कर दिया था, रोक दिया था। ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि के जरिए सन 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से क्या कर दिया था, रोक दिया था। दोस्तों दोनों देशों ने कई अस्त्र नियंत्रण
संधियों पर क्या किए, हस्ताक्षर किए थे आपस में, जैसे साल्ट टू स्टार्ट NPT। तो 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए थे, ठीक है, 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए थे उन्हें इस संधि के जरिए उन हथियारों को रखने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, किस संधि के जरिए, अस्त्र नियंत्रण के जरिए। ठीक है, जिन्होंने 1967 तक ये हथियार नहीं बना पाए थे उन्हें इन हथियारों को हासिल करने से वंचित कर दिया गया। तो दोस्तों, पारंपरिक धारणा में विश्वास बहाली के तरीके से सैन्य टकराव वाले देश सूचनाओं और विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। पारंपरिक धारणा में विश्वास बहाली के तरीके से एक दूसरे को विश्वास दिला करके सैन्य टकराव और वाले देश सूचनाओं और तथा विचारों के क्या करते हैं, नियमित आदान प्रदान करते हैं। इसके जरिए दोनों देश अपनी सेना की क्षमता, तैनाती योजना, कई चीज़ों के जरिए एक दूसरे को यह विश्वास दिलाते हैं कि कोई हमले की योजना नहीं है, गलतफहमी दूर करते हैं। यानी दोस्तों, कोई देश अपने में अपना सेना को थोड़ा सा रिहलचल करवा रहा है और अगला देश उसके सटा हुआ है, ठीक है, तो उसे ये न लगे कि उस अगले देश को ये न लगे कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो क्या होते हैं, आपसी जो आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है एक दूसरे देश के द्वारा, तो इससे पता चलता है कि हम आपके उसके मामले के बारे में पता चलता है, अपने मामलों को बताते कि हम यहाँ सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल रिहर्सल कर रहे हैं, कोई युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे, ये बताया जाता है अगला देश को। अगला देश भी कुछ कर रहा है तो वो भी पहले इधर बता देता है, ताकि हम लोग को यह गलतफहमी दूर रहे या किसी भी देश को यह गलतफहमी ना रहे कि कोई देश, वो देश हम पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, सुरक्षा के परंपरागत धारणा में आज हम जानेंगे दोस्तों सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। पहले सुरक्षा के परंपरागत धारणा में हमने देखा था कि सुरक्षा का बाहरी खतरा और सुरक्षा का आंतरिक खतरा, दो तरह के खतरों के बारे में हमने जाना था दोस्तों। उसमें सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में बाहरी खतरे से ज़्यादा खतरा होता था और एक आंतरिक खतरा जो अंदर में जो बना लेता था गुट, ठीक है। तो दोस्तों, सुरक्षा के पारंपरिक खतरा में एक देश दूसरे देश पर हमला कर देगा या कोई देश हम पर हमला कर रहा है तो उससे कैसे निपटा जाए, इस पर देश बीच में आ रहा था, ठीक है, देश। लेकिन अपारंपरिक धारणा में देश नहीं आएगा बल्कि आएगा मानवता, मानव जाति। मानव जाति पर यह अपारंपरिक धारणा है, ठीक है। तो सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में सिर्फ सैन्य खतरे से संबंधित नहीं है, इस धारणा में मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। यानी दोस्तों, सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में मानव जाति को सुरक्षित करने के उपाय किए जाते हैं और मानव जाति को किस किस चीज़ों से खतरा है इस पर ध्यान दिया जाता है। सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि सुरक्षा किसको चाहिए, किन खतरों से सुरक्षा हमें चाहिए, सुरक्षा के क्या तरीके होने चाहिए, ठीक है, ये सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें सुरक्षा का दायरा बड़ा होता है। जैसे कि हमने देखा परंपरागत धारणा में जो पारंपरिक तरीका से जो पारंपरिक खतरे थे उससे निपटा जा रहा था, लेकिन इसमें नए नए खतरे जो आज के समय में आ रहे हैं ऊपर, उससे निपटने की तैयारी होती है। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि कौन से नए नए खतरे हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, सुरक्षा का दायरा बहुत बड़ा होता है। किसमें, अपारंपरिक धारणा में सुरक्षा सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों ही नहीं, बल्कि समूची मानवता को सुरक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को इसलिए ही मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा कहा जाता है। सीधा सीधा बात है दोस्तों, परंपरागत सुरक्षा में आपके पूछा जाएंगे तो उसमें जो पारंपरिक तरीके से जो भी एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा था, ठीक है, जो अंदर से कुछ खतरे उत्पन्न हो रहे थे उस पर ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मानवता को केंद्र में रखा गया कि मानवता को किसी भी तरीका से सुरक्षित रखना है। इसमें जो इसके लिए जो भी खतरे नए नए उत्पन्न हो रहे हैं उससे निपटना है, ठीक है। तो दोस्तों, मानवता की रक्षा पर इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसे हम जानते हैं कि पहला पॉइंट है दोस्तों, राज्य की सुरक्षा से बढ़कर जनता की सुरक्षा करने को मानता है। अपारंपरिक धारणा जो है
अपारंपरिक धारणा में राज्य की सुरक्षा से बढ़कर यह धारणा किसको मानता है? जनता की सुरक्षा को मानता है। दूसरा दोस्तों, सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता है। यानी आपका कहना है कि अगर कोई राज्य सुरक्षित कर भी लिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता सुरक्षित हो। क्या पता अंदर भी महामारी फैली हो, क्या पता अंदर के हालात बहुत खराब हो। तो इसमें मानवता पर ध्यान दिया जाता है। पिछले 100 वर्षों से जितने लोग विदेशी हमले से मारे गए हैं उनसे कहीं ज़्यादा लोग अपने ही देश में सरकारों से मारे गए। यानी अब बाहरी सुरक्षा से अगर कहिएगा तो बाहर का सुरक्षा जो है वो अगर हमला ना भी करे तो अगर कब तक अंदर के ही सरकार जनता के विरोधी हो तो उसके हमलों से या उसके जो नियम बना दिया है कड़े टैक्स ज़्यादा ले रहा है और आदमी भूखा मर रहा है, तो ऐसे चीज़ों से इसमें लिए जाते हैं। अपारंपरिक धारणा में मानवता का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है दोस्तों, 5वां पॉइंट, मानवता की रक्षा के पैरोकारों का मानना है कि खतरों की सूची में आतंकवाद, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद जितने लोगों को मारते हैं उनसे कहीं ज़्यादा लोग इनसे मरते हैं दोस्तों। ये बात तो 100% सही है दोस्तों। जितना युद्ध में मरते हैं लोग, क्योंकि युद्ध तो हमेशा नहीं ना होता है, कभी कभी होता है 10 साल, कभी 20 साल, कभी 40 साल किसी मुद्दे पर लेकर के। लेकिन दोस्तों हमेशा प्राकृतिक आपदा आती रहती है, कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी कोई महामारी बीमारी आ गई, कभी अकाल आ गया, ठीक है, कभी आतंकवाद ने हमला कर दिया। तो जो ये सब खतरे हैं वो उनसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, ये सब अपारंपरिक धारणा में आते हैं। मानवता की सुरक्षा के अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा को भी शामिल किया जाता है। यानी आर्थिक रूप से भी सुरक्षित हो, ऐसा नहीं कि आदमी के पास पैसा ही ना हो, तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। व्यापक नज़रिए से मानवता की रक्षा का अर्थ है कि अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। व्यापक नज़रिए से मानवता की रक्षा, यानी मानवता की रक्षा हम किसे कहेंगे? तो मानवता की रक्षा इसे कहेंगे दोस्तों कि रक्षा जो है अभाव की मुक्ति हो, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को अभाव ना हो, उस पर ध्यान दिया जाता है, उसके पूर्ति पर ध्यान दिया जाता है। और भय, किसी भी इंसान से किसी भी इंसान को कोई भी भय ना हो। ये 2 चीज़ है जो मानवता की रक्षा का अर्थ हमें समझाते हैं। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।